हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप? है ना। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है देखते हैं और बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे काइनेमेटिक्स में एक नया एक चैप्टर आपके पास ऐड हो रहा है दैट इज 2D मोशन। है ना। तो 2D मोशन में डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलने को मिलेगा। जैसे कि जब आप 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, मैग्नेटिज्म में मिलेगा, वहाँ पे मोशन आपको 2D में देखने को मिलता है। वैसे ही आप जब फ्लूइड में जाएंगे तब थोड़ा सा मिलने लगेगा। है ना। तो वहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं होता क्या है। तो जैसे हमने अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये उसी का एक्सटेंशन है। का एक्सटेंशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, या फिर किसी टावर से उसको वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तब उसका मोशन कैसा होता है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। है ना। वहां पे एक सबसे बड़ी बात थी क्या कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी में ओनली एक्सेलरेशन था, वो था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो थी कांस्टेंट। जी हाँ। तो ये उसी का है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो बोलते हैं व्हेन अ मोशन इज अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन अ मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हर वो मोशन जहां पे एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट कांस्टेंट होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलने का मतलब क्लियर यहां पे है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। समझ रहे हो ना? हाँ जी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो मोशन होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। तो क्या सर इसमें सिर्फ 2D मोशन होता है? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ भी। ये मोशन ये 1D भी हो सकता है और 2D भी हो सकता है। ठीक है। ये 1D भी हो सकता है और 2D भी हो सकता है। तो ये देखना है हमें। तो हम यूजुअली जो आपको कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बोलना बिल्कुल सही है, बट लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये तो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, और अलोंग विद डायरेक्शन भी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो हाँ, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, बिल्कुल है। ठीक है ना। है तो इसलिए ये लिमिटेड हो जाता है, पर हर बार सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो ये जरूरी नहीं है, उसके बिना भी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर हुआ? तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब पर थोड़ी जनरल चर्चा कर लेते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है तो वो कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके मोशन कैसा होता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि अगर वहां पे उसके पास में एक ऑप्शन बनता है क्या कि भाई उसकी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे है और उस पे एक कांस्टेंट फोर्स मैंने लगा दिया। कांस्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन पे हो तो मोशन तो उसी डायरेक्शन पे होगा। क्या उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। क्या बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन पे, तो इसका मोशन का डायरेक्शन कैसे होगा? क्या इसी डायरेक्शन पे वो मूव करते रहेगा टिल यहाँ पे वो फोर्स है? बिल्कुल सही। तो इसलिए यहाँ पे इसका मोशन कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 2D होगा। तो पहला वो स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। कब की कंडीशन पे? जब उसकी इनिशियल स्पीड जीरो रहे। इनिशियल स्पीड जीरो रहे और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। एक बात। पर अगर वो मूविंग है इन द सेम डायरेक्शन, अब यहाँ पे अगर ये मैं बात करूं कि ये मूविंग हो गया है ना, अब ये मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगा दूं, दैट मींस द एक्सेलरेशन यहाँ पे जो आया वो दैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी। उस कंडीशन में भी ये क्या इसी कंटिन्यूअस इसी लाइन पे चलता रहेगा? तो बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये एक केस बन गया। दूसरा केस ये भी बना कि वेलोसिटी होगा और वो पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी हो और वो पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो, तब वहां पे बनेगा ये केस।
क्लियर। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तीसरा कि अगर इसकी वेलोसिटी तो है ना, और नॉन जीरो है, बट वो ऑन द बैक साइड है, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी फोर्स है, दैट मींस एक्सेलरेशन है, तब भी वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एंटी पैरेलल हो जाएगी, वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। इन सच केसेस वहां पे उसका मोशन स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कब कब स्ट्रेट लाइन मिलेगा? कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दैट मींस उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। की बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो उस कंडीशन पे द मोशन उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा इफ अगर वहां पे उसका इनिशियल स्पीड वेलोसिटी जीरो हो, और वेलोसिटी अगर है तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। बट व्हाट इफ इन अदर कंडीशंस? अगर वो अदर हो, इसका मतलब कि ना वो क्या कहते हैं जीरो हो, ना पैरेलल हो, ना एंटी पैरेलल हो, मतलब कोई सर्टेन डायरेक्शन हो। तो व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या होगा? क्या सर्कुलर होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा? जरा सोचिए। ये जो भी मोशन होगा अब डेफिनेटली या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो वो पैराबोलिक होगा। ये पैराबोलिक ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करूं तो उसके पास में दो ही ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? दो ऑप्शन, या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या तो पैराबोलिक होगा। और कंडीशन आपके सामने है। तो जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन से किसी सर्टेन एंगल पे रहे अदर देन दी पैरेलल और नॉन पैरेलल, है ना, मतलब जीरो या 180 डिग्री ना हो, है ना, और उसके वेलोसिटी जीरो ना हो, तो श्योरली वो क्या करेगा? वो पैराबोलिक मोशन करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सर स्ट्रेट लाइन भी कर सकता है, वो तो ये कंडीशन है ही। सर सर्कुलर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर उसकी कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप देखते हैं कि अगर एक सर्कुलर मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन पे अगर प्योर सर्कुलर मोशन, या फिर सिंपली आप एग्जांपल ले लें कि यूसीएम कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन पे आप देखेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट उसके डायरेक्शन हर बार रेडियली रहेगी, तो वो चेंज होते रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट होगा। क्या बात क्लियर है? जबकि हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, ये बात सही है। तो आप देख सकते हो कि उसका स्पेशल केस हो रहा है यहाँ पर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो वो सर्कुलर मोशन होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये है जनरल मोशन आपका। बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। थोड़े एक दो एग्जांपल से हम समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले किसी, है ना, जेईई के एग्जाम में ही देख चुके हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बच्चों से पूछा गया था कि बताइए कि इफ अ particle is projected with certain velocity I cap plus j cap, है ना, and under the constant acceleration of 2i cap plus 3j cap। तो बताइए इसमें ऑप्शन पूछा गया था, इसका मोशन कैसे होगा, मोशन कैसे होगा? तो इसमें ऑप्शन दे के रखे थे, है ना, पैराबोलिक, बी सर्कुलर, सी कुछ भी ले लो, इलिप्स, ठीक है, डी नन ऑफ द अबव, ठीक है, या फिर जो भी ले लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो अब यहां पे बताइए, अब बताइए ऑप्शन क्या क्लियर फंडा है? क्या यहां पे वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और क्या दोनों के बीच में कुछ एंगल है? क्या ये पैरेलल है? क्या नहीं, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो क्या इनके बीच में कुछ एंगल है? हाँ है। तो क्या इस कंडीशन पे वो क्या होगा? पैराबोला। क्या होगा? पैराबोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बच्चे यहाँ पे परेशान थे कि कैसे डील करें। यार आपको तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इफ दे आर एट सर्टेन एंगल, तो उस कंडीशन पे उसका मोशन हमेशा कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। क्या बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर ये है तो उसका मोशन कैसे होगा, उसका टाइप कैसा होगा, है ना? तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा आपके पहले भी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई अब ये तो समझ में आ गया है कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो उसका जो
मोशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो कि 1D और 2D में दोनों हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो था, मोशन अंडर ग्रेविटी जो था वो हमारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन था। क्या था, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम लोग मोशन जो अंडर ग्रेविटी पढ़े थे ये और कुछ नहीं, वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, अब जिसको जनरली हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आप पूछेंगे, तो कि यहां पे जब ग्राउंड से, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी u से अगर थ्रो किया जाए एट सर्टेन एंगल फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, तो उस कंडीशन पे ये जब ऑब्लिकली फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका जो मोशन होता है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड की प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप यूजुअली समझते हैं, जिसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन पे अब हम बात करते हैं कि भाई चलो समझ में आ गया ये तो ठीक। अब इस पे चर्चा करने से पहले एक और कुछ क्वेश्चन का जवाब दे कि अब बताइए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे और इसको लेट्स से कि एक इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और कोई भी उसके अलावा कोई भी फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, और इसको एक सर्टेन स्पीड u से फेंक दिया विथ इनिशियल एंगल थीटा, तो बता सकते हैं क्या कि इसका मोशन कैसा होगा, जस्ट सिंपली इसका पाथ कैसे होगा। ये तो बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे हैं, एट सर्टेन एंगल पे हैं, तो मोशन कैसा होगा। क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, एक, बिल्कुल नहीं। क्यों, बिकॉज बोथ आर एट सम एंगल। तो क्या इसका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होगा, ठीक है, क्या इसका प्रोजेक्टाइल मैन ऐसे होगा या फिर ऐसे। चलिए 1 2 3 4 बताइए, बताइए इसका मोशन होगा कैसे। जरा विचार करिए कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे के रखा है एट सर्टेन एंगल। चलिए आइए चर्चा करते हैं। तो अब देखिए पहला तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू ए, बरोबर। ठीक, अब दूसरा चर्चा करते हैं। ये तो अब ये बात हो गया कि यहाँ पे 2 3 और 4 में से कोई होगा, पर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या ये यूजुअली आपको ये वाला आता है दिमाग में, और सबसे पहले मैक्सिमम लोग आप यही बोलेंगे कि ये वाला सर कैसे, क्या ये हो सकता है क्या, नहीं। देखिए क्यों, अब यहाँ पे देखिए कि इसकी यहाँ पे स्पीड ये हो गई, अब धीरे धीरे ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलवेज, है ना, ट्राइज टू कीप द बॉडी अलोंग द एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ चलते जाएगी जब तक वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ना रीच कर ले। तो वंस इट इज इन द सेम डायरेक्शन, उसके बाद तो सेम रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही नहीं। तो हाँ, कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो उस कंडीशन पे ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे जाके देखिए कि ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के पैरेलल अगर यहाँ पे हो गया वेलोसिटी और उसके बाद में गो ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या बात क्लियर है। सो ये है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको समझना है क्या, कि ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या आ गई, कि भाई वेलोसिटी हमेशा ट्राई करेगा, हमेशा कंटिन्यूसली बेंड होते रहेगा, डायरेक्शन चेंज करते रहेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वंस बोथ आर पैरेलल देन द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या बात क्लियर हुआ। चलिए इसी पे थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करा दे, तो जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, है ना। अब बात को समझिएगा, है ना। अब एक सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखें
कि भाई मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैंने यहां से थ्रो कर दिया और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है यहां पर ए और वेलोसिटी है इधर, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो उस कंडीशन पे बताइए कि इसका मोशन कैसा होगा, मोशन कैसे होगा बताइए। चलिए अब देखिए, तो अब ये बात समझ में आ गया कि इनिशियली ये जाना चाहता तो इधर, किधर जाना चाहता है वो इधर, और फोर्स या फिर एक्सेलरेशन क्या बोलता है, नहीं भाई इतने चल इतने चल, तो वो कंटिन्यूसली इसको हर मोमेंट पे इधर शिफ्ट करते रहेगा। जाना चाहता था इधर, पहुंच गया इधर, जाना चाहता था इधर, पहुंच गया इधर। क्या इसका मोशन धीरे धीरे करके यहां पे नहीं आएगा? क्या बात समझ पा रहे हो कि ये यहां पे ना होके शिफ्ट होते जाएगा इधर, होगा? हाँ जी, तो उस कंडीशन पे कंटिन्यूसली शिफ्ट होते 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 इसका मोशन कुछ ऐसे और टिल कि इसका मोशन यहां पे आ जाए, और जैसे ही ये इधर जैसे रीच करता है ये डायरेक्शन को, तो इट विल गो स्ट्रेट लाइन इसके बाद। क्या बात समझ पाए? और यही चीज, यही मोशन आप 12th में जब देखेंगे मैग्नेटिज्म में, क्लियर है? मैग्नेटिज्म में यही थ्योरी कुछ देखेंगे आप, बात को समझिएगा और बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि ये मोशन आपको हर जगह दिखने वाले है, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखे जाइए। एकदम रटाना रटाना कुछ नहीं है, बहुत समझना है प्यार से। जनरल चर्चा हो रही है, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये आ गई बात, यही चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखेगा, ठीक है? हर जगह आपको दिखने वाला है ऐसे मोशंस, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये मोशन हो गया, ठीक। अगर मोशन में वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ये एक अलग चर्चा हो जाती है, और वो हम बाद में करेंगे। और वहां पे मोशंस आपको अलग भी देखने को मिलेगा, हेलिकल मोशन देखने को मिलता है, वो अलग चर्चा हो जाती है, ठीक है ना? तो हम ये बात समझ में आ गया है कि हमेशा वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा अटेंड करेगा किसको? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को, ठीक है? अब अगर और मैं बात करूं कि एक मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट पे है, अब उसके पास में एक नहीं दो एक्सेलरेशन है। कौन से? मैं बोल दिया कि इधर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसके पास में एक एक्सेलरेशन होगा जी, ठीक है? ये यहाँ पे ओपन स्पेस पे है, और साथ में एक कोई और फोर्स है मेरे पास यहाँ पे, लेट से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है? तो अब बताइए इसका मोशन कैसा होगा? अब कैसा होगा? क्या सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, इलिप्स, कैसा होगा इसका मोशन? जरा देखिए, विचार करें। अब क्या यहाँ पे इस पे कितने फोर्सेस है? कितने फोर्सेस है? दो फोर्सेस है। कौन कौन से? कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल दिया इन द डायरेक्शन एक्स, वहीं पे यहाँ पे नेगेटिव वाई पे देख सकते हो कि एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या अगर मैं बोलूँ कि इसका मास m हो तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स होगा एक mg, और एक यहाँ पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और इसके कारण से एक एक्सेलरेशन आएगा, लेट्स से इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन बोल दूं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g, जो कि दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो क्या उसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कह देता हूं इसे। क्या कह देता हूं? इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, ये कह सकते हैं, या फिर सिंपली रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कह लेते हैं, आपको इजी होगा, ठीक। अब क्या ये इसकी वैल्यू दोनों देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये सिंपली ए का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होगा, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट, और सिंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या बात समझ में आया? ठीक है ना? अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक अकेला फोर्स में नहीं रहेगा, दो फोर्सेस रहेंगे, तब भी हम आसानी से डील कर सकते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। और जैसे भी आपको मालूम है कि वंस इसका मोशन क्लियर हो गया, और आपको सॉल्व करना कितना आसान है, छूट होगा खेला। कैसे? स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या आपने डील किया है पहले? क्या लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, कहानी खत्म। सारी चीज आप निकाल सकते हैं फिर उसके बाद में, कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस मोशन की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या बात क्लियर हुआ? इतनी बात हम समझ चुके हैं कि अब हम यहाँ पे तैयार हैं आगे हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने के लिए, है ना?
और वैसे बातें यहाँ पे बहुत कुछ हैं, आपको अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम जिसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के नाम से भी जानते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें होगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन डायरेक्शन पे एंगल थीटा पर इनिशियल स्पीड u से अगर प्रोजेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, अगर इसकी इनिशियल स्पीड को मैं v लिखूं, अगर इसके इनिशियल स्पीड को v लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये vx i कैप प्लस vy j कैप होगा, बरोबर, क्लियर है। तो वहां पे अगर देखोगे तो इसकी यहाँ पे इस डायरेक्शन पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ, इस डायरेक्शन पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसकी मैग्नीट्यूड को अगर मैं बात करूँ ओनली तो ये vx एंड दैट इज v cos थीटा होगा, vx दैट इज v cos थीटा होगा। जबकि वहीं अगर यहाँ पे अगर ये y डायरेक्शन पे मैं देखूं तो यहाँ पे उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, vy है ना, v sin थीटा होगा। क्या सही है? क्या दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं तो मैं बोल भी सकता हूं कि यार इसकी वेलोसिटी को तो मैं इस टर्म में भी लिखा जा सकता है कि v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, क्लियर है। तो अब यहां पे देखो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करूं विथ टू साइमल्टेनियस यहां पे स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल यहां पे उसकी स्पीड आ गई है और इससे अगर मैं थ्रो करता हूं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका मोशन कैसा होगा समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसमें सिंपली एक चीज आपको करना होगा कि यहां पर देखो ये पूरा मोशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, यहाँ पे कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उस कंडीशन पे इस पूरे मोशन को आपको जो स्टडी करना है वो कैसे करना है, अलोंग दी एक्स और अलोंग दी वाई, बिकॉज ये है आपका 2D मोशन, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि भाई पहले एक्स को डील कर लीजिए, पहले एक्स को डील करिए तब वाई को भूल जाइए, तब वाई को भूल जाइए, फिर y में डिस्कस करिए और x को भूल जाइए, और x को भूल जाइए, बाकी लगाना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों कि भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख रहा है मुझे वर्टिकल डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई भी फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। चलिए देखिए आगे चर्चा करिए। अब इसी पे मैं अगर मैं बात करूं कि देखिए कि अगर x डायरेक्शन पे बात कर रहा हूं मैं, केवल किस पे बात कर रहा हूं, केवल x डायरेक्शन पे मैं बात करूं तो उस डायरेक्शन पे मैं देख सकता हूं कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, क्या ये ux है दैट इज u cos थीटा, कितना है u cos थीटा, जबकि एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज नथिंग, तो ये जीरो है, कितना है जीरो है। और जैसे मुझे पता चला कि एक्सेलरेशन इज जीरो तो ये मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन बोलते ही भाई साहब आपको पता चल गया कि v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, vx, ठीक है। इसका मतलब कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू इनिशियल, ठीक है, ये आ गया। तो अब आसानी से बता सकते हो कि किसी भी मोमेंट पे यही स्पीड रहने वाला है, स्पीड में चेंज नहीं होगा इन दी एक्स डायरेक्शन, इन दी एक्स डायरेक्शन। क्या बात क्लियर है, समझ में सबको आ रहा है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गया है कि भाई vx इज इक्वल टू ux हो गया, क्लियर है। तो अब ये बात हो गया जी एक। सो अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन टी टाइम, इन टी टाइम, चाय के टाइम पर, टी टाइम पर कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू v इंटू टी, v इंटू टी दैट इज vx इंटू टी, और जो कि ux होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, तो ux इंटू टाइम लगा दे, तो ये किसी भी मोमेंट पे हमें मिल जाएगा, क्लियर हो गया, एक चीज आ गया। पर वहीं पे मैं अगर चर्चा करूं और आपसे ये बताऊं कि भाई इसका सेम y में क्या होगा, y में अगर देखूं तो y में अगर डायरेक्शन में देखूं मैं
तो यहाँ पे बात आपको क्लियर हो जाती है कि y में जब देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन कितना है, क्या ये u sin थीटा है, क्या है u sin थीटा होगा, क्या होगा u sin थीटा है। पर एक्सेलरेशन हो कुछ होगा, क्या है एक्सेलरेशन, या फिर यहाँ पे जीरो है, कुछ है, बिल्कुल है, और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर जैसे हम माइनस जी कह सकते हैं सिंपली। माइनस जी क्यों लिया जी, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे ऑब्वियसली डाउनवर्ड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जी है ना, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इट एक्ट्स डाउनवर्ड, दैट वाई इट इज माइनस, ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे ही मुझे दिखा कि ये कांस्टेंट टर्म है, कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और क्या हमें ये डील करना आता है, क्या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमें आता है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या ये यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर होगा, क्या सही है, हाँ जी। हमारे पास यू वाई है, ए वाई है, टी ले आते हैं यहाँ से, मांग लेते हैं उधारी, किससे, एक्स वालों से। आइए, तो क्या मैं x डिवाइड बाई यू एक्स इज इक्वल टू टी लिख सकता हूँ, और t को यहाँ रख दीजिए। t को जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यू वाई बाय यू एक्स इंटू एक्स, है ना, माइनस हाफ जी, और ये आ गया x डिवाइड बाय यू एक्स का स्क्वायर। क्लियर। सो इस तरीके से ये जो आपको मोशन मिला, तो क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पाथ का इक्वेशन मिल गया है, यहाँ पे इसके पाथ का इक्वेशन मिल गया है, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x है। क्या बात समझ में आया। और यहाँ पे आप अगर क्लियरली ऑब्जर्व करो कि क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये पैराबोला है, हाँ जी बिल्कुल सही, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। सो ये मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा कि हम पहले से पता था, बट हम इसे अब बता सकते हैं मैथमेटिकली भी कि इसका मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये हमारे यहाँ पे आ गया, और इसे हम पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, पाथ है ना, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। क्या बात ये क्लियर है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया पूरा। तो हाँ, हमारे पास में इसका पाथ का एक्सप्रेशन आ गया। इसे हम फर्दर डिटेल में और चर्चा करेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी देखेंगे, बट पहले कुछ जनरल जो डिस्कशंस है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसके, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ठीक है, चलिए जी ठीक है। चलिए हमने देख लिया कि अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा एट सर्टेन एंगल थीटा, है ना, विथ हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल स्पीड u, तो उस कंडीशन पे इसका जो मोशन होगा वो एक पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्या बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ जी। अब ये भी बात समझ में आ गया है कि अब यहाँ पे इसको इनिशियल स्पीड यू एक्स से यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे और वर्टिकल डायरेक्शन पे यू वाई से थ्रो कर दिया, जो कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा होगा। ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया था कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि वाई डायरेक्शन पे अगर हमने जो चर्चा करी थी, तो उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट देखा था क्या, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये तो देख लिया था। हाँ जी। अब ये बताइए मुझे कि ये जब बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएगा ग्राउंड पे वापस, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो जब यहां पर पहुंचेगा तो इसका वाई डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पर जब होगा तब वाई जीरो, जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा फिर से अपने दूसरे वाले छोर पर, जहां पे कभी देखा होगा आपने, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वही है जी, क्या सा
फील्ड ग्राउंड पे जाइए, है ना, वहां पे जब वॉर ग्राउंड पे जाते हैं तो जो कैनन जब अटैक करेगा तो कैनन तो किसी सर्टेन एंगल पे होगा और जाके सीधा दूसरे देश पे प्रहार, घातक प्रहार, ठीक है, और ये जाके मार दिया उसे, ठीक। तो उस कंडीशन पे अगर यहां पे गिरेगा तब भी तो उसका y कितना होगा, 0। तो y यहां पे देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए दो रिजल्ट तो आना ही है इस y इक्वल टू 0 के लिए। एक बार यहां पे टाइम इक्वल टू 0 पर, और दूसरा जो टाइम आएगा क्या वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या वही उसका दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो देख लेते हैं, तो y इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और दूसरा इनिशियल तो 0 आना ही है, दूसरा इनिशियल तो 0 आना ही है इसके लिए। तो देख लेते हैं इसके लिए रिजल्ट देखें, तो क्या 0 इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वो कितना आता है, वो आ जाता है 2 यू वाई बाई जी। कितना आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 यू वाई बाई जी आ जाएगा। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सो ये जो रिजल्ट आ रहा है एंड दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इतने ही समय के लिए तो हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट है, वो इतने देर तक के लिए तो हवा में उड़ता रहा है ना। सो यही है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब दूसरी चीज एक आती है हमारे लिए, ये एक बड़ा रिजल्ट हमारे पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना। आपसे यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रेयरली पूछा जाएगा, बट जानना जरूरी है। दूसरा, वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई इस पूरे मोशन पे वो देखो, पहले वो अपवर्ड जा रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसके बाद में वो डाउनवर्ड मोशन करने लगा, तो एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, एक मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, और दैट इज एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स कब आएगा, तो क्या हमें मालूम है कि जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशन पे वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी पीक पॉइंट पे कितना होगा, कितना होगा बताइए। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से थ्रो कर रहा हूं, है ना, सो वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया, तो जैसे ऊपर जाते जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी, ऊपर जाते 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 वो कब तक जाएगा, जब तक उसकी जान है, जब तक उसकी जान है। उसकी जान किस में अटकी है, वेलोसिटी में। तो उसकी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब वो मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या वहीं बैठ जाएगा, चाय पिएगा, नहीं जी, तुरंत नीचे आने का प्रयास करेगा। अब उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन तो है ही, इसलिए वो आगे बढ़ेगा और चलते रहेगा, बट वर्टिकली तो वो डाउनवर्ड ही आएगा। तो इस पॉइंट पे हमें समझ में आया कि भाई इसकी यहां पर वी वाई तो 0 हो जाएगा, वी वाई तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पे समझ में आया कि वी वाई 0 हो जाएगा, और उस मोमेंट पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वही एच मैक्स होगा, क्या वही एच मैक्स होगा। तो सिंपली इस कंडीशन पे लिखूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है, यहाँ पे वी वाई 0 कर दिया है, ठीक है। सो इस यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हो। तो हम इक्वेशन थर्ड यूज कर सकते हैं, क्या कि वी स्क्वायर या फिर वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू वाई, एंड दैट इज एच मैक्स, ठीक है। अगर आप ये डील करोगे कि जैसे देखिए यू वाई 0 हो गया, तो इसको हम अगर डील करें फर्दर कि एच मैक्स जो होगा तो क्या यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जी हो जाएगा, जी वाई, बिकॉज कि ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ठीक है ना। तो यहां से ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया, आसानी से हम देख सकते हैं कि भाई यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जी, दैट इज एच मैक्स, दैट इज एच मैक्स, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट। और वहीं पे अगर तीसरा बात करें भाई कि ये अब इसका हमने हॉरिजॉन्टली देख लिया, सॉरी वर्टिकली देख लिया है कि वर्टिकली कितना ऊपर गया, फिर कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया, ये भी देख लिया। तीसरा कि क्या इस इनिशियल पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टली भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्या इसे ही हम कहते हैं रेंज। और रेंज क्या होता है, दैट इज, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड,
ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इस कंडीशन के लिए, इस गिवन कंडीशन के लिए वो कितना होगा। तो भाई हमें मालूम है कि x निकालना हमें आता है, दैट इज वी एक्स इंटू टी। ठीक है, सो वहीं जब मैक्सिमम की बात करूंगा तो क्या मैक्सिमम टाइम लूंगा, बिल्कुल लूंगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वी एक्स तो वही यू एक्स के बराबर है, तो दैट इज रेंज, और रेंज का यहाँ पे आ जाता है कि यू एक्स इंटू टू, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू वाई डिवाइड बाई जी, एंड दैट इज रेंज इज इक्वल टू यू वाई यू एक्स डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं, तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक को। क्लियर, और इसी पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम करा सकते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का। ठीक है, तो इसी पे एक जनरल चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हमें ये तीन रिजल्ट समझ में आ गया कि नहीं आया। यहाँ पे तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टोटल टाइम टेकन टू रीच बैक टू द सेम लेवल। क्या ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो उसी के लिए है जब वो सेम लेवल को रीच करता है। सो ये दिस इज द टाइम टू रीच द सेम लेवल। क्लियर, और ये एच मैक्स मतलब इनिशियल पॉइंट से वो कितनी यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। क्लियर, ये है एच मैक्स, दैट इज 2u/y जी। ठीक, अब रेंज आ गया हमारे पास में 2u/ux। अब बोलोगे सर अगर ये ऐसा ना दे के रखा, यू के टर्म में देखेगा, थीटा तो आया ही नहीं इसमें, तो भाई थीटा रखना कितना आसान है, अब देखिए समझिएगा इसको, यहीं पे दिखाते हैं आपको कि अब देखिए कि हमारे पास में जो तीन रिजल्ट है, आप अगर इसको ऐसे याद करें तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, क्या आया, 2u/g। u y कितना होता है, तो बोले सर सिंपल है ना, 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी, हो गया जी। एच मैक्स कितना आया, एच मैक्स आया हमारा कितना, u y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। u y कितना होता है, u sin थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये भी हो गया। तीसरा रेंज क्या आया था जी, रेंज आया था हमारे पास में 2ux uy डिवाइड बाय g, तो ux होगा u cos थीटा, uy क्या होगा, u sin थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया u स्क्वायर, 2 को मैं इधर ले जा रहा हूं तो u cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब ये क्या होता है, क्या कभी देखा है आपने ऐसा कुछ रिलेशन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ जी ये होता है क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये एक और रिलेशन आ गया। अब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट रखे थे उसी के साथ में अब चाहो तो थीटा वाला भी निकाल सकते हो रिलेशन, पर मेरे हिसाब से आप ये याद रखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, कि स्टैंडर्ड अगर आप किसी इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से, है ना, एट एन एंगल 37 डिग्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो बताइए कि इसका तीनों क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, एच मैक्स और रेंज क्या होगा। ठीक, सो यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से, देखिए चलिए ये करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यू एक्स जो होगा दैट इज यू कॉस थीटा, है ना, और कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होगा 4/5, है ना, तो 15 इंटू 4/5 एंड दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे अगर यहाँ पे यू वाई देखा जाएगा तो वो 15 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5 होगा, और ये कितना आ गया, ये 9 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आपके पास में आ गया ये वैल्यू रखिए, टाइम इज इक्वल टू, अब देखिए 2u/y, है ना, तो 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1.8 सेकेंड। क्लियर है, 1.8 सेकेंड। एच मैक्स कितना होगा जी, तो यहाँ पे आपका फिर से देखिए, क्या यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g दैट इज 9, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g दैट इज 81 टाइम डिवाइड बाय
20। क्लियर है, मीटर में। वहीं पे आपका रेंज आ जाएगा, रेंज कितना आएगा जी, फिर से वही 2u, तो दैट इज 12 × 9 डिवाइड बाई 10। क्लियर, इसे कर दे आपका आंसर आ जाएगा और बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब इस